प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और इस एमसीक्यू सीरीज में मैं आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया 15 मिनट सिटीज कंसेप्ट, 15 मिनट सिटीज अवधारणा क्या है। अब ये काफी चर्चा में रहा है 15 मिनट सिटीज। अगर आप लोग न्यूज लगातार पढ़ते हैं तो पेरिस शहर के बारे में भी ये कंसेप्ट दिया गया है। साथ ही सऊदी अरब एक सिटी डेवलप कर रहा है, वहां पर भी वो 15 मिनट का कंसेप्ट इंप्लाई किया जा रहा है। तो ये क्या है 15 मिनट सिटीज कंसेप्ट, आइए उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छोटे शहरों का समूह परिवहन के तेज गति नेटवर्क से जुड़ा है जो पड़ोसी शहरों के बीच की दूरी को केवल 15 मिनट तक कम कर देता है। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे शहरों का एक ग्रुप है जो एक शहर से दूसरे शहर जाने में मात्र 15 मिनट का समय लेता है। ऐसा लग रहा है क्या? होना चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को 15 मिनट कर दे, ये वर्तमान में एक लॉजिकल नहीं है, क्योंकि शहरों की दूरी बहुत अधिक है। सिर्फ परिवहन सुविधा को एक शहर से दूसरे शहर को 15 मिनट कर देना, ये कोई बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं दिख रहा है। तो ये वाला तो खैर नहीं है। दूसरा देखते हैं, वो शहर जहां की कम से कम आधी आबादी रोजाना 15 मिनट एक्सरसाइज करती है। अगर आधी आबादी 15 मिनट एक्सरसाइज करती है, ऐसे शहरों को 15 मिनट सिटीज कहा जाएगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट रोज एक्सरसाइज करने वाले शहर को 15 मिनट सिटीज नहीं कहते, बल्कि हो सकता है एक्सरसाइज सिटी कह सकते हैं। 15 मिनट सिटीज एक अगर चर्चा में है, बड़ा कंसेप्ट है, तो कुछ स्पेशल होगा। तो ये सेकंड वाला भी रिजेक्टेड लग रहा है। थर्ड पे देखते हैं, ऐसे शहर जहां सभी आवश्यक सुविधाएं पैदल दूरी, बाइक की सवारी या सार्वजनिक परिवहन यात्रा के भीतर पहुंच योग्य है। अब ये कह रहा है कि एक ऐसे शहर के बारे में एक कंसेप्ट की बात की जा रही है जहां लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं उनके आसपास ही उपलब्ध हो। सभी आवश्यक वस्तुएं या तो पैदल पहुंच तक हो, या फिर साइकिल से पहुंच तक हो, या फिर बाइक से पहुंच तक हो। अर्थात बहुत दूर जाकर के आवश्यक वस्तुओं को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। चलिए इसको अगला देखते हैं, ऐसे शहर जहां कम समय में आपदा प्रतिक्रिया बलों को पूरे क्षेत्रों में जुटाया जा सकता है। 15 मिनट सिटीज। और कह रहा है चौथा ऑप्शन की ऐसे शहर जहां 15 मिनट में ही कोई भी समस्या हो तो वहां पर आपदा प्रतिक्रिया बल तत्काल पहुंच सके। ये वाला ऑप्शन भी बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा है। ये 15 मिनट सिटीज एक कंसेप्ट है, विचार है। अब यहां थर्ड वाले सी वाले ऑप्शन को सोचिएगा, ऐसा शहर जहां पर सभी आवश्यक वस्तुएं आपके पहुंच में उपलब्ध हो, अर्थात बहुत दूर नहीं हो। ऐसे शहर को ही कहते हैं 15 मिनट सिटीज। बेसिकली ये कंसेप्ट तब चर्चा में आ गया जब फ्रांस ने पेरिस शहर के संदर्भ में इस कंसेप्ट को अप्लाई करने का प्रयास शुरू कर दिया है। फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस अपने पेरिस शहर में ऐसी अवसंरचना बना रहा है जहां पर 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में आप अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं या तो पैदल या फिर बाइक से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पेरिस से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है
और हाल ही में सऊदी अरब ने भी एक ऐसे सिटी का ही कंसेप्ट घोषणा करी है जो जहां पर कि आप 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं पैदल तक ही प्राप्त कर पाएंगे, मतलब पैदल चल करके ही वो सारी चीजें आपके पहुंच तक उपलब्ध हो पाएंगी। तो इसीलिए यह कंसेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है, 15 मिनट सिटीज कंसेप्ट। और ये क्या है, ये शहरों का यह प्रकार है जहां पर 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर ही आपकी आवश्यकता की सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे यहां भी ऐसे शहर होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में मिथिला राज्य बनाने की मांग उठाई जा रही है। अब मिथिलांचल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी यूपीएससी के एग्जाम से पहले किसी स्टेटहुड की डिमांड जब बहुत अधिक चर्चा में होती है तो यूपीएससी हो सकता है कि उस स्टेटहुड की डिमांड को ही क्वेश्चन बना दे, या फिर स्टेटहुड से जुड़ा हुआ कंसेप्ट यूपीएससी उस साल पूछ ले। और अक्सर जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग बुंदेलखंड राज्य की डिमांड होती है, पूर्वांचल की डिमांड होती है, ठीक है, उसी प्रकार बिहार में मिथिलांचल की डिमांड होती है। तो ऐसे जो डिमांड है, अलग अलग राज्यों की जो मांग है, यहां पर आप तैयार रखें कि किस राज्य में कौन कौन से नए क्षेत्र को राज्य बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है कि आपको 2 स्लाइड में दोनों को मैच कराने का दे दे, दोनों को मिलान कराने का दे दे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि मिथिलांचल में बिहार, झारखंड के बड़े हिस्से और नेपाल के पूर्वी तराई के आसपास के जिले शामिल हैं। अब अगर आपने मिथिलांचल को नहीं जाना है, जो बेसिकली बिहार से होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर इसको नहीं जाना है तो यह आपके लिए क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है कि बिहार से जो मैथिली भाषा है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मैथिली भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में है कि नहीं है, और अगर 8वीं अनुसूची में है तो उससे जुड़ा हुआ कोई स्टेटहुड का डिमांड है तो वह बड़ी डिमांड है और वह एक जायज डिमांड के तौर पे देखी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होगी। अब यह कह रहा है कि यह बिहार और झारखंड के बड़े हिस्से और नेपाल की पूर्वी तराई के आसपास के जिले इसमें शामिल हैं। चलिए सपोज किया मैंने कि आप इस मिथिलांचल के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो आइए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यह क्षेत्र पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर में नेपाली हिमालय की तलहटी से घिरा है। चलिए हमने कहा कि चलिए आपने सेकंड स्टेटमेंट भी आपको समझ नहीं आया क्योंकि आप मिथिलांचल के बारे में नहीं जानते हैं। सपोज करें कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या साउथ इंडिया से हैं, तो ऐसे में आप इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से नहीं जानते हैं। आइए, मिथिला की मातृभाषा वज्जिका है। अब यहां पर एक भाषा के बारे में एक निश्चित जानकारी दे दी गई कि मिथिला की मातृभाषा क्या है, वज्जिका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी चर्चा करी आपसे कि मैथिली एक भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो यहां पर मिथिला की भाषा मैथिली होनी चाहिए कि वज्जिका होनी चाहिए, मातृभाषा की बात करते हैं। मिथिला क्षेत्र में हो सकता है वज्जिका भाषा बोली जाए, लेकिन क्या वज्जिका वहां की मातृभाषा है? और वैसे भी यह एक निश्चित फैक्ट है, तो आपको बताया है मैंने कि जब भी कोई निश्चित फैक्ट हो तो वहां पर उसके गलत होने की संभावना हो सकती है। तो इन दोनों फैक्टों को अगर आप नहीं जानते हैं तो भी अगर यहां इसको अगर आपने गलत किया तो 3 गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब कि पहला और दूसरा सही है। आइए इसको जान लेते हैं। बेसिकली ये जो बिहार का मैप है, यहां पर मैथिली भाषा बोली जाने वाली ये रीजन है, यहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है। ये देखिए, ये नेपाल से बड़े स्तर पर, मतलब बिहार के नेपाल से जितने राज्य सटे हुए, जिले सटे हुए हैं, वे सभी इस मैथिली या मिथिला प्रांत में पार्ट है उसके। तो नेपाल से सटा हुआ ये इलाका जो कि जिसे आप लोग सामान्य भाषा में समझते होंगे मधेसी,
मधेसी समुदाय, जो मधेसी समुदाय है बेसिकली वह मूल रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ समुदाय है, अर्थात वह नेपाली मूल का समुदाय नहीं है। तो मधेसी समुदाय जो है वह मैथिली समुदाय से या मैथिली भाषा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नीचे देखिए ये झारखंड से ये कुछ जिले जुड़े हुए हैं। तो जो जिले झारखंड से जुड़े हुए हैं वह झारखंड वाला जिला, इधर के आसपास का रीजन भी मिथिला प्रांत में शामिल होने के लिए डिमांड में रहता है। अब पूरा डिटेल जान लेते हैं इसको कि मिथिलांचल को तिरहुत, तिरभुक्ति और मिथिला के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आपको याद करने हैं, रट लेना है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर में नेपाल हिमालय की तलहटी से घिरा है। अब मिथिला एक सांस्कृतिक प्रतीक इसलिए है क्योंकि ये मैथिली माता सीता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनक राज का राज्य था मिथिला और वहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। तो ये एक माता सीता के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। तो इसीलिए यहां से इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कहां है? पूर्व में महानंदा नदी। आप सभी जानते हैं कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में सबसे अंतिम में महानंदा नदी बहती है और उसके बाद दक्षिण में गंगा, अर्थात गंगा के उत्तर का इलाका ही पूर्वांचल की डिमांड करता है बेसिकली। पश्चिम में गंडक और उत्तर में नेपाल हिमालय की तलहटी तक, अर्थात जो नेपाल का मधेसी समुदाय वाला रीजन है वह भी इसमें शामिल है। इसमें भारत में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से, नेपाल का प्रांत नंबर 1। नेपाल ने अपने आप को प्रांतों में डिवाइड कर रखा है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है शायद 5 या 6 प्रांत है नेपाल में। बागमती प्रदेश और मधेसी प्रांत नेपाल का, और यहाँ की मूल भाषा क्या है? मैथिली है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको बढ़िया से इसके बारे में जानकारी नहीं रखते, तब भी अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक को समझते कि जो भी हार्डकोर फैक्ट आएंगे उस फैक्ट को अगर रिस्क लेना होगा तो आप उसको गलत मानेंगे, तो आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे, क्योंकि यहां से फिर आप ये जो वज्जिका वाला लैंग्वेज है इसको गलत कर लेते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न बेसिकली बनाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि अगर आप लोग इकोनॉमी के प्रश्नों को देख रहे होंगे तो वहां कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो आपकी इकोनॉमी के कंसेप्ट का जजमेंट करने के लिए यह प्रश्न तैयार किया गया है कि आप इकोनॉमी के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। आइए देखते हैं क्या है। हाल ही में आरबीआई ने 2024 तक वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। 2024 तक आरबीआई भारत को संपूर्ण रूप से, मैक्सिमम रूप से वित्तीय समावेशन में शामिल करने के लिए कोई एक रणनीति बना रहा है। अब यहां पर प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं। यह प्रश्न अभी के बारे में नहीं पूछ रहे कि अब तक आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। वित्तीय समावेशन होता क्या है? वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है कि देश की जनसंख्या सरकार या फिर जो वित्तीय संस्थान है इनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए, अर्थात सामान्य शब्दों में जो आम जनसंख्या है उसका बैंक खाता खुल जाए, इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? पहला है बिजनेस करस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब यह है क्या बिजनेस करस्पॉन्डेंस सिस्टम? आपको कंसेप्ट समझना ही होगा, बिना कंसेप्ट समझे इकोनॉमी के क्वेश्चन यूपीएससी वाले तो नहीं ही होंगे। बिजनेस करस्पॉन्डेंस सिस्टम ये एक कंसेप्ट है। इसमें बेसिकली आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दिया कि आप कोई अगर ब्रांच है आपका और शहर में है, गांव या फिर दूर दराज के क्षेत्रों में अगर आपकी पहुंच नहीं है, तो आप कुछ लोगों को या किसी एनबीएफसी को दूर के क्षेत्रों में आपके नाम पे कुछ काम करने की अनुमति दे सकते हैं। जैसे कि एक एसबीआई बैंक समझ लेते हैं। एसबीआई एक बैंक है, दूर दराज के क्षेत्रों में उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो कोई एनबीएफसी वहां पे काम कर रहा है
या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कि फाइनेंस में कुछ काम चल रहा है, तो वह फाइनेंस वाला व्यक्ति एसबीआई का वहां पर कुछ काम ट्रांसफर कर देगा। जैसे वहां के क्षेत्र में भी अगर लोगों को बैंक खाते खुलवाने हैं तो वह व्यक्ति वहां पर खाता खुलवा सकता है। लोगों के धन जमा करने के संदर्भ में, जैसे अगर लोगों को बैंक में पैसा जमा करना है तो वह काम भी वहां पर छोटे स्तर पर कर सकता है। इसी को कहते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, बैंक जहां दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं भी पहुंच सकते थे वहां पर भी बैंक अपने सहयोगियों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सफल हुए। तो इससे क्या हुआ कि दूर दराज के लोगों का भी बैंक में खाता खुल गया। तो यह वित्तीय समावेशन हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, लीड बैंक स्कीम। अब यह लीड बैंक स्कीम क्या है भाई? लीड बैंक स्कीम के तहत आरबीआई ने जिले में किसी एक बैंक को उस बैंक का लीड बैंक घोषित कर दिया और जिले में जो भी बैंकिंग एक्टिविटी थी उसमें उसको अधिक प्रायोरिटी दी गई कि आपको जिले में जो बैंकिंग एक्टिविटी है उसको मैनेज करना है, उसको रेगुलेट करना है और दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है। तो इस तरीके से लीड बैंक स्कीम भी एक जिले का एक प्रमुख बैंक घोषित हो गया। वह बैंक का दायित्व था कि दूर दराज के क्षेत्रों तक उस जिले में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाए। तो इसके माध्यम से भी भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकों की पहुंच बढ़ी। ठीक है। तीसरा, मूल बचत बैंक जमा खाता। यहां देख लीजिएगा, लिखा है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसका मतलब है कि यह सेविंग अकाउंट जो कि बैंकों में खुलता है यह वैसा सेविंग अकाउंट नहीं है। इसमें कुछ बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी, संपूर्ण सेविंग अकाउंट की सुविधाएं इसमें नहीं दी जाएंगी। अर्थात हो सकता है कि यह सेविंग अकाउंट का एक छोटा पार्ट हो। तो ये क्या है भाई? ये है कि शुरू किया गया था जब, तो उस समय उद्देश्य था कि जो लोग जो एकदम गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है और उनका बैंक खाता भी नहीं है, तो ऐसे में जीरो अकाउंट बैलेंस टाइप का एक कंसेप्ट था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को बैंक में खाता खोलना है, पैसे नहीं है तो भी वो बैंक में खाता खोल सके। तो पैसे नहीं है तो बैंक में खाता खोल रहा है, इसका मतलब कि वो काफी गरीब व्यक्ति है, तो उसको बैंकों की जो बेसिक सुविधाएं थी वह उसको प्रदान करता था। लेकिन कुछ बड़ी सुविधाएं थी तो वो उनको, चूंकि उनकी आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए बैंक वैसी बड़ी सुविधाओं से उन्हें दूर रखता था। लेकिन उनको बेसिक खाता खोलने, बैंक पैसा जमा करने, ये सब सुविधाएं बैंक ने देना शुरू कर दिया था। और खाता खुलवाने के पीछे पहले था कि आप बैंक में कुछ पैसे जमा कर रहे हैं तो आपके खाते खुलेंगे, लेकिन फिर जीरो बैलेंस खाता का कंसेप्ट लाया गया। उसके माध्यम से लोगों को बिना पैसे के ही बैंक में खाता खोलने का प्रयास किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जिनके पास पैसे नहीं थे वे भी बैंक में खाता खोलने में सफल हो सके। तो इससे भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो तीसरा ये भी है। चौथा है त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब भाई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है? अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि ये इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं समावेशन से। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली एक कंसेप्ट है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कि वैसे बैंक जिनका कि एनपीए बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका कि बैंक में जिन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज दे रखा है और उनकी कर्ज की वसूली हो नहीं रखी है, वो लगातार घाटे में चले जा रहे हैं, तो ऐसे बैंकों पर आरबीआई ने एक कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे बैंकों की कामकाज को बढ़िया से मॉनिटर किया जा सके और वे बैंक में कहां कहां फॉल्ट है, कहां कहां पर बैंक के कर्मचारी या अधिकारी कुछ गलतियां कर रहे हैं, इसकी जांच किया जाए और बैंकों में जो भी इलीगल टाइप की या जैसी भी एक्टिविटीज हो रही है जो कि बैंकों के लिए घाटे का कारण बन रही है, उनकी जांच की जा सके। तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के माध्यम से आरबीआई खराब परफॉर्म कर रहे बैंकों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का प्रयास करती। तो जब बैंकों को कंट्रोल, जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए तो इसका वित्तीय समावेशन से प्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रहा है?
चीजें मुझे उम्मीद है आप लोगों को मैं काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। अगर आप लोग इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई है तो कमेंट में मुझे इस बात को इंडिकेट जरूर करा दें, ठीक है। चलिए, तो ये त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही यह वित्तीय समावेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 1, 2 और 3, अर्थात ए ऑप्शन हो गया। अब यहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि इकोनॉमी से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंसेप्ट पर पूछे जाएंगे, तो आपको इकोनॉमी के डेटा फैक्ट ये सब रखने के बजाय अपने कंसेप्ट को बेटर करने की जरूरत है, और इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पे आज आपके सामने शामिल किया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, क्वेश्चन है इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको भारत जैसी अर्थव्यवस्था में एक उभरता हुआ विकल्प कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। देखिए, ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला शब्द है। अब मुझे नहीं पता आप लोग इकोनॉमिक न्यूज में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़पेपर के आर्थिक पन्ने को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट यह बार बार न्यूज़पेपर में रिपीट होने वाला शब्द है। तो आइए जानते हैं क्या है ये। कह रहा है कि पहला ऑप्शन, बड़ी संख्या में लोगों से कम मात्रा में पैसे जुटाकर उच्च जोखिम वाले उच्च रिटर्न वाले निवेश। कह रहा है कि यह एक टाइप का निवेश है जिसमें बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे पैसे लेकर के और फिर उसको इकट्ठा करके तो बड़ा पैसा हो गया और फिर एक जगह इन्वेस्टमेंट करना। इसको कह रहा है इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, ठीक है। क्या होता है म्यूचुअल फंड? यह भी ऐसा ही काम करता है। बहुत सारे छोटे छोटे लोगों से छोटे छोटे पैसे एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उसको लेकर के एक जगह इन्वेस्ट किया जाता है। तो यह म्यूचुअल फंड का एक कंसेप्ट है। इसका इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और यह कह रहा है कि उभरता हुआ विकल्प। उभरता हुआ विकल्प का मतलब कि हाल ही में यह विकल्प बहुत ही चर्चा में आया है। म्यूचुअल ऐसा विकल्प तो हमारे यहां बहुत पहले से ही चर्चा में है, तो यह उभरता हुआ विकल्प भी नहीं है। देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग के तार को पूरा खोलना होगा। आप जितना मैक्सिमम सोच सकते हैं उतना सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी, ठीक है। यह वाला कंसेप्ट, यह उभरता हुआ कंसेप्ट वर्तमान में तत्काल में भी नहीं आया है, तो पहले से ही चल रहा है। दूसरा कि यह इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट को नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन परियोजनाओं में निवेश जो नकारात्मक बाध्यताओं से जुड़े हैं लेकिन तेजी से विकास और रोजगार सृजित करते हैं। अब यह कह रहा है कि इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसे परियोजनाओं में इन्वेस्ट करना जो निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, अर्थात जैसे कोयला खनन, पेट्रोलियम, ऐसे ये इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ये रोजगार भी सृजित करते हैं लेकिन इनका निगेटिव इंपैक्ट होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन के बारे में कह रहे हैं कि इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट यही है। यह तो आप भी आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा इन्वेस्टमेंट इंपैक्टफुल तो नहीं है। इंपैक्ट का मतलब यह कुछ अच्छा, वर्तमान में कुछ अच्छा इंपैक्ट किया है ना, ऐसा बिल्कुल। और वैसे भी दुनिया में अभी हम काफी पर्यावरण के प्रति, अपने अर्थव्यवस्था के प्रति काफी जागरूक होकर के कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसे में कोई प्रगतिशील विचार को ही इंपैक्टफुल माना जा सकता है ना, ऐसा बिल्कुल। आइए देखते हैं, तीसरा कह रहा है वित्तीय लाभ के साथ साथ, मतलब कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें वित्तीय लाभ हो, दूसरा सकारात्मक हो, मापने योग्य, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने के इरादे से किया गया निवेश। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि एक ऐसा निवेश जो पर्यावरण पर भी समाज पर भी अच्छा इंपैक्ट डाले और साथ ही उस निवेश से आपको लाभ भी हो, मतलब एक सोच समझ करके पर्यावरण संतुलन के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया निवेश। ये कैसा लग रहा है सुनके? ये अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, डी ऑप्शन।
उन उद्योगों में तरजीह से निवेश करना जो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के बजाय तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत का मतलब कि भारी वस्तु में जिनके उत्पादन में आपको बहुत अधिक निवेश करना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न लेट से आता है, हालांकि हैवी आता है लेकिन लेट से आता है, जैसे रोड, सड़क, रेल, ये सब में इन्वेस्टमेंट करना। तो पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करने के बजाय वैसे उपभोक्ता वस्तुओं में निवेश करना, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु का मतलब है जो डेली यूज वाली वस्तुएं हैं, इनमें निवेश करना जिससे कि आपको तत्काल लाभ की प्राप्ति हो। तो सी और डी ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां से कि आपको हो सकता है कि आप सोचे कि इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन सी वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। सी वाला अच्छा लग रहा है कि ऐसा निवेश जो आपको तो व्यक्तिगत लाभ तो दे ही, साथ ही पर्यावरण और समाज के लिए भी अनुकूलित हो। यही होगा ना इंपैक्टफुल इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है? इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये इसका आंसर सी ही है, वैसा निवेश जो व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ पर्यावरण और समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पैदा करे, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये शब्द चर्चा में रहा है, तो इसीलिए, और बार बार चर्चा में रहा है, तो यह सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति के संदर्भ में डेटा संकलित किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में अगर आप सोचते हैं कि आप इलिमिनेशन टेक्निक से सही करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अप टू द लेवल नहीं है, क्योंकि आज जो भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, वह मेन स्ट्रीम प्रयास है, मुख्य धारा के प्रयास है। तो ऐसे में आपको अगर कोई बड़ा रिसर्च हो रहा है जो कि महिलाओं के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास लगातार सरकारें कर रही हैं, तो ऐसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रयासों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, बेसिकली अगर वो महिला से जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर भी अगर आप डिमांड ये ऐसा सोचते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक से सही करेंगे, तो ऐसे में फिर आप सिर्फ एलिमिनेशन के ही भरोसे बैठे रह जाएंगे और आप बिना नॉलेज के यूपीएससी के एग्जाम में जाकर के और सोचते हैं यूपीएससी हो जाए, तो नहीं होगा। आपकी नॉलेज भी पर्याप्त होनी चाहिए, तभी एलिमिनेशन टेक्निक भी काम करेगा, ठीक है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। यह एक डेटा है, बता रहा है कि विज्ञान के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, उन ब्रांचों में सबसे अधिक महिलाएं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही कार्य कर रही हैं। ये एक जानकारी है। देखिए, अगर यह सामान्य प्रश्न होता तो मैं सीधे सीधे कहता कि ये तो एक निश्चित तथ्य दिया गया है, सर्वाधिक भागीदारी बायोटेक्नोलॉजी में, तो यहां पर गलत होने की संभावना है। लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि महिलाओं को टेक्नोलॉजी में, महिलाओं को विज्ञान में प्रमोट किया जा रहा है, और इसके बारे में जो प्रश्न यूपीएससी पूछेगा वह बहुत ही टफ बना करके पूछेगा, उसको इतना आसान बना करके सीधे सीधे एलिमिनेशन का ट्रिक दे करके आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड है, समग्र रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। सेकंड स्टेटमेंट एकदम सामान्य स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि अगर हम महिलाओं की भागीदारी को देख रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों में पीछे से महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही होगा। इसको लेकर के तो कोई इफ और बट की कोई भी संभावना नहीं है। सेकंड सही है, तो कौन सा कथन सही है? अगर तो कोई भी नहीं, यह कट गया। अब यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि यूपीएससी जो वर्तमान में पूछ रहा है, एक नए टाइप का क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुका है। केवल एक सही है, एक या दो सही है, केवल 3 सही है, कोई सही नहीं है, ऐसे में ध्यान रखना है। तो एक ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया, कोई भी नहीं वाला तो बिल्कुल नहीं होगा।
अब आइए तीसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उद्देश्य। अब यहां पर मंत्रालय दिया है, लेकिन यह मंत्रालय ऑप्शन के तौर पर नहीं दिया है, बल्कि कह रहा है कि इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 30% करना। अगर यह कंसेप्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर यह कंसेप्ट महिलाओं के उत्थान से जुड़ा हुआ नहीं होता तो मैं कहता कि यह भी एक निश्चित तथ्य दिया हुआ है, डेट दिया है, डिजिट दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक गलत होगा। ये एक बेसिक ट्रिक है, लेकिन यह ट्रिक महिलाओं से जुड़े हुए स्कीम पे हर बार अप्लाई नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय चाहता है कि 2030 तक महिलाओं की भागीदारी विज्ञान के क्षेत्र में कितनी हो जाए, बढ़कर 30% हो जाए। कितने कथन सही हैं? अब यहां पर मैं आप लोगों को डिटेल ही बता देता हूं। इधर देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब कि CSIR ने एक रिसर्च किया है और हाल ही में वहां पर उसकी पहली महिला निदेशक के रूप में डॉक्टर एन कैलेसेल्वी की नियुक्ति हुई है। CSIR हमारे देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली टेक्नोलॉजी के बायोटेक के रिसर्च में। तो ऐसे में वहां पर कोई किसी महिला की नियुक्ति हुई है सबसे बड़े पोस्ट पर, तो अब महिलाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में पूछे जाने नितांत महत्वपूर्ण से दिख रहे हैं। और इसमें वहां पर रिसर्च किया गया है, रिसर्च में क्या देखा गया है कि बायोटेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा 40% और उसके बाद मेडिसिन में 35%। प्रश्न यही कह रहा था कि विज्ञान के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। यहां पर यह स्टेटमेंट भी कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी में ही महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा 40% देखी गई और बायोटेक्नोलॉजी के बाद सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी विज्ञान की किस शाखा में देखी गई, तो मेडिसिन में। ठीक है, फिर कह रहा है कि समग्र डेटा यह बताता है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का लक्ष्य क्या है, 2030 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिलाओं की भागीदारी को 30% तक बढ़ाना। यहां पर कितना है, 30% तक बढ़ाना। इसका मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ये चीजें क्लियर हुई आपको? बिल्कुल, ये ध्यान रखना है कि बता रहा है ये डेटा ही आपके काम की नहीं है, हालांकि समझ लीजिएगा कि वर्तमान में 28% महिलाएं प्रतिभागी थी 2018-19 में, जबकि 2000-2001 के आसपास 13% महिलाएं ही साइंस एंड टेक में कार्यरत थी। अब ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि यह एक ट्रेंड बार बार, इवन 2022 में भी ऐसा सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बार बार पूछा गया है और यह बहुत ही टफ है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हैं तो यह बहुत ही आसान भी है। देखिए कैसे समझते हैं। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? कह रहा है कि ये सब क्या है, हिमनद है या मैंग्रोव है, रामसर है, लवण झील है। देखिए इससे पहले मैं बताता हूं, 2020 में यूपीएससी ने 4 ऐसे ही पुराने बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाहों के नाम दिए थे और वो चारों नाम इतने ऐसे थे जो कि शायद सामान्य बुक में पढ़ने में भी नहीं मिलते थे, मतलब कि बहुत छुपे हुए से नाम थे। उसी प्रकार इसमें देखिए कुचामन पढ़ने में भी शायद ही आपसे मिला हो, कभी सरगोल शायद ही मिला हो, खाटू शायद ही मिला हो, लेकिन यूपीएससी इसके साथ साथ एक उसमें दिमाग लगा करके एक ट्रिक डाल देता है। ट्रिक क्या करता है, एक नाम नॉन डाल देता है। जैसे यहां पर डाला है डिडवाना, डिडवाना जैसे पिछले साल जब डाला गया था पुराने नामों में से, तो उसमें एक नाम डाला गया था घंटासाला। अब घंटासाला अगर किसी ने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया की किताब, तो सबने पढ़ा था कि घंटासाला प्राचीन भारत में एक बंदरगाह था जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था। तो सिर्फ घंटासाला आपको पता है, लेकिन 4 नाम और दिए गए हैं, उन चारों नामों के बारे में आप नहीं जानते हैं।
उसी प्रकार यहाँ डिडवाना तो आप जानते हैं, बाकी 3 नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ डिडवाना से ही आपका काम हो जाएगा। आप जानते हैं कि डिडवाना राजस्थान में एक कैसी झील है, नमकीन झील है। तो यहाँ पर लवण झील वाला ऑप्शन था, मारिए और आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर सही है। आपको इन तीनों के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये 3 आपको इसलिए दिए गए हैं कि ये 3 आपको डाइवर्ट कर सके, और जो स्मार्ट स्टूडेंट हो वह सिर्फ एक नाम से अपना काम निकाल करके सही आंसर करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आगे भी आपसे ऐसे एक प्रश्न को पूछे जाने की संभावना निश्चित रहेगी। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, जैसे ही यह प्रश्न पूछा जाए उन चारों में से कोई एक नाम जो आपको पता हो उस पर उसके अनुसार आंसर करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंडिया का मैप है, पहले हम आपसे वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है, हम वर्ल्ड मैप भी सीरीज में करते ही हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है अरल सागर, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, उत्तर कोरिया चीन, रूस और दक्षिण कोरिया से सीमा साझा करता है। श्वेत सागर, व्हाइट सी, श्वेत सागर, व्हाइट सी, नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य अवस्थित। यह 3 मैप के क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा सही है। आपने सही को घेर दिया। अब आप लोग ही बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। अरल सागर क्या उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के मध्य अवस्थित है? ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आंसर कमेंट में आप लोग बता ही देंगे। मैं इसको अब बता भी देता हूं। आइए देखिए, यहां देखिए ये है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान, और इन दोनों के बीच में यहां पर आपको दिख रहा है अरल सागर। तो अरल सागर किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। और यहां पे क्या कहा गया है? उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। जैसे ही तजाकिस्तान आया आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, उत्तर कोरिया चीन, रूस और दक्षिण कोरिया से सीमा साझा करता है। उत्तर कोरिया का मैप आप लोगों को याद होगा। उत्तर कोरिया क्या रूस से सीमा साझा करता है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। आइए देख लेते हैं। ये देखिए नॉर्थ कोरिया का मैप है। साउथ में, इसके दक्षिण में साउथ कोरिया है, ऊपर पूरा चाइना है। लेकिन अगर आप लोग एटलस ध्यान से नहीं देखते हैं तो आइए आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एरिया, इतना छोटा सा मात्र रसिया ये पतला कॉरिडोर के माध्यम से ये नॉर्थ कोरिया के साथ रसिया भी सीमा साझा करता है। एकदम पतला कॉरिडोर, लेकिन रसिया भी उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। तो यह आपसे, चूंकि यह जब आप मैप देखते हैं तो मैप में दिखता नहीं है, तो जब दिखता नहीं है तो इसीलिए आप इसको गलत करने की स्थिति में हो सकते हैं, और इसीलिए ये यूपीएससी पूछ भी सकता है। तो आगे से आप लोग सावधान रहेंगे कि उत्तर कोरिया रसिया के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर कोरिया और इधर जापान है। उत्तर कोरिया और जापान मतलब कोरिया प्रायद्वीप, जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आते हैं, इनके और जापान के मध्य में ईस्ट सी, पूर्वी सागर अवस्थित है। उसी को सी ऑफ जापान भी कहा जाता है। और कोरिया प्रायद्वीप और चीन के बीच में येलो सी, पीत सागर उपस्थित है। तो आप येलो सी और ईस्ट सी ये भी जान गए। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है कि श्वेत सागर नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य अवस्थित है। अब नॉर्थ सी आप लोग देखते हैं कितना जानते हैं। श्वेत सागर की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए, अगर आप लोग मैप देखते हैं तो आपको पता ही है कि यह यहां से ये नॉर्वे है, ये ग्रेट ब्रिटेन है। नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में देखिए ध्यान से, तो नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में कौन सा सागर है? नॉर्थ सी। उत्तर सागर किसके बीच में है? नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में उपस्थित है।
अटलांटिक ओशन में। जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाइट सी, श्वेत सागर। यहां देखिए श्वेत सागर यहां पर है, इधर रूस है और इधर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है। और ये क्या है, ये आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन का भाग है व्हाइट सी, और नॉर्थ सी किसका भाग है, नॉर्थ सी है अटलांटिक ओशन का भाग। तो व्हाइट सी किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में है। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग मैप में इसको तैयार कर लीजिएगा। जबकि नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में नॉर्थ सी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो ऑप्शन है कि नॉर्वे और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में श्वेत सागर है, यह भी क्या है, गलत है। तो सेकंड सही है, तो केवल 2 ऑप्शन सही है। अब आते हैं इस प्रश्न पर। ये इंडिया की मैपिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बेसिकली हम लोग जब स्टेट वाइज मैपिंग कर रहे हैं, तो उसी स्टेट वाइज मैपिंग में हम लोग पहुंचे हैं उत्तराखंड। तो अभी हम लोग उत्तराखंड की मैपिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड की मैपिंग का पहला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, पिंडारी हिमनद उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जबकि गंगोत्री हिमनद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है। तीसरा, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये 3 ऑप्शन है आपके सामने, और मैं भी डिमांड करता हूं और यूपीएससी भी डिमांड करेगा कि आप इन सब के बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के क्रूशियल मैप के पार्ट हैं। तो यह आपको आने ही चाहिए। इसीलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोगों के आंसर कमेंट में गलत होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो हम इस पर आगे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज से जुड़े रहें, अपने नॉलेज को इनरीच करें, साथ ही एलिमिनेशन टेक्निक से अपने रिजल्ट को भी संभावित करने का प्रयास करते रहें। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होती है उसमें भी आकर के अपने इकोनॉमी के नॉलेज को भी परिपक्व करने का प्रयास करें। इस सेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।